नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक संपन्न हुई, जिसमें 10 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बता दें, पर्यावरण संरक्षण का लेखा जोखा सदन पटल पर रखने, अभियोजन विभाग में नए पदों के सृजन और 46 सहायक अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति पर मुहर लगी, जिसके बाद महिला कर्मकारों को रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने की अनुमति उनकी सहमति और सुरक्षा व्यवस्था के साथ दी गई। वहीं देहरादून नियो मेट्रो परियोजना को भी कैबिनेट की सहमति मिली है। उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2340-2340/2014 में कमेटी ऑफ मैनेजमेंट उदयराज इंटर कॉलेज काशीपुर एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 28/7/17 के अनुपालन में दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया गया था, जिसमें एक विज्ञप्ति जारी हुई थी और विज्ञप्ति के अगेंस्ट रिक्रूटमेंट हुए थे। तो कुछ लोग चले गए थे, उनकी रिक्रूटमेंट दूसरे जो मैनेजमेंट कॉलेज से निरस्त हो गए थे। उनका इसी के आधार पर हमको भी अनुमति दे दिया जाए। ठीक है, तो उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि इसको पुनः परीक्षण कर लें कि उसी के समान है या उससे अलग है, या इसका कोई और रास्ता निकल सकता है। बट पर्टिकुलर एक विद्यालय का मैटर था, पर्टिकुलर एक मैटर था। हल्द्वानी में आयोजित सहकारिता मेले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने महिला स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ जमा होना बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं सीएम धामी ने प्रमाण पत्र छेड़छाड़ और सांस्कृतिक स्वरूप से छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर सहकारी समितियों को, कॉमन सर्विस सेंटरों को सहकार से जोड़ने के लिए अनेक काम किए जा रहे हैं। किसानों को, हमारे स्थानीय उत्पादन करने वालों को, महिला स्वयं सहायता समूह को, सभी को ऋण देने की व्यवस्था भी इसमें की गई है। और सहकारिता के क्षेत्र में सहकार से लेकर समृद्धि का मंत्र लेकर आज अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। और जिनको सरकारी सहायता की आवश्यकता है, उन सभी को सहकारिता विभाग आज आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार की सहायता का प्रावधान कर रहा है। और यही कारण है कि आज 16,000 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि सहकारी बैंकों में जमा है, जो सहकारिता के प्रति लोगों का विश्वास एक स्पष्ट रूप से दिखता है। और ये जो सहकारिता मेले हैं, इन मेलों में हमारे जो बहुत अच्छा, जिनके अंदर योग्यता भी है, क्षमता है, प्रतिभा है, स्थानीय उत्पादन करने वाले हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, अन्य प्रकार के जो सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हैं, मिलेट के क्षेत्र में हैं, बहुत सारे व्यंजनों से लेकर अनेक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, उन सबको एक बड़ा अवसर मिलता है। डेमोग्राफी चेंज की। यूकेडी के संस्थापक और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का इंद्रेश अस्पताल में निधन हो गया। इसी कड़ी में आज उन्हें राज्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका जाना अपूर्ण क्षति है। साथ ही उन्होंने उन्हें याद करते हुए कहा कि हाल ही में अस्पताल में उनसे मुलाकात हुई थी, जहां उनकी जिंदादिली बरकरार थी। राज्य निर्माण में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि उनका जाना अपूर्ण क्षति है। राज्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। यूकेडी संस्थापक दिवाकर भट्ट को अंतिम विदाई दी गई। और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका जाना अपूर्ण क्षति है और राज्य निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा है। कि वो, उनका जाना एक बहुत अपूर्णीय क्षति है और उनको फील्ड मार्शल की उपाधि प्राप्त थी। उन्होंने बड़ा कठिन संघर्ष किया। उत्तराखंड राज्य स्थापना में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनका जाना सच में एक बहुत अपूर्णीय क्षति थी। मैं पिछले दिनों ही, जब वो महंत इंद्रेश में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, उस दौरान मेरी उनसे भेंट हुई और बहुत हंसदिल जिंदा इंसान थे। अपना इलाज कराते समय भी कहीं भी उनके मन में किसी प्रकार का वो नहीं था, कहीं कोई कमी नहीं थी, जिंदा दिल इंसान थे। उनका जाना हमारे लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। वो हमेशा हमको याद रहेंगे।
उनका स्मरण हमारे आने वाले बच्चे भी करें कि राज्य प्राप्ति के लिए और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया वो सब हमारे स्मरण में हमेशा रहेगा, हमेशा वो हमें याद आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनौतियों के बावजूद इस साल चारधाम यात्रा ने नया रिकॉर्ड बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर और आपदा के कारण यात्रा कई बार बाधित हुई, लगभग 3 महीने प्रभावित रही, फिर भी 51 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। वहीं सीएम धामी ने यात्रा से जुड़े सभी लोगों का आभार भी व्यक्त किया। बहुत चुनौतियां रही। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर चला, आपदा काफ़ी लंबे समय तक रही राज्य के अंदर, यात्रा लगभग 3 महीने बाधित भी रही। उसके बावजूद 51 लाख का आंकड़ा यात्रा ने पूरा किया है और सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया। और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में 2027 चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव से पहले कई कांग्रेसियों का बीजेपी में शामिल होने का दावा किया। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा, महेंद्र भट्ट हारे हुए खिलाड़ी हैं जो खुद चुनाव नहीं जीत पाए। साथ ही उन्होंने कहा, जिस दिन भट्ट लगातार चुनाव जीतें तब बयान देने की बात करें। हरक सिंह रावत ने इस दौरान तीखा पलटवार किया और साथ ही महेंद्र भट्ट को हारा हुआ खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट पहले लगातार चुनाव जीतें फिर बात करें, कई कांग्रेसी बीजेपी में आएंगे। महेंद्र भट्ट की ओर से यह बयान दिया गया था। अब वो तो महेंद्र भाई अरे मैं क्या बोलूं मैं अब महेंद्र भाई एक तो सुनो, अब तुमने तो बड़ी बात करी थी कि मैं तो वहाँ बद्रीनाथ जीत जाऊंगा चुनाव, हरियाणा राज्य भंडारी से चुनाव। ऐसे हारे हुए खिलाड़ियों की बात मुझसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? जो वो ठीक है, वो दिल्ली वालों ने उनके हैं, हाँ खुद भी हारा और उसके बाद उपचुनाव भी हार गया। ऐसे हारे खिलाड़ियों को, हरक सिंह रावत अब तक तो नहीं हारा ना चुनाव, उत्तराखंड बनने के बाद सब चुनाव जीता ना। 2002 जीता, 7 जीता, 12 जीता, 17 जीता ना, सब जीता। तो हारे जो हारे वाले लोग अगर हरक सिंह से बोले हाँ जिस दिन मैं हार जाऊंगा, देखो ऐसे मैं ये नहीं करूँ कि भाई मैं कोई अमिट वो हूँ, चुनाव तो चुनाव है, लेकिन ईश्वर की कृपा से अब तक उत्तराखंड के लोगों ने मुझे जितवाते रहे ना। मेरे खाते में एक चीज़ तो ये गई है ना, लड़के देख ले, कोई एक विधानसभा दूसरे विधानसभा, आसान होता चुनाव जीतना क्या? और 10 दिन में कहाँ मेरा घर श्रीनगर, कहाँ रुद्रप्रयाग लड़ गया, कहाँ मेरा घर श्रीनगर, कहाँ लड़ गया लखनऊ, कहाँ कोटद्वार लड़ गया। और कोई ये भी नहीं कह सकता मैं एक विधानसभा से लगातार 2 बार नहीं जीतता हूँ। मैं रुद्रप्रयाग भी 2 बार रहा हूँ विधायक, नहीं पौड़ी भी 2 बार उत्तर प्रदेश में विधायक रहा हूँ, और लेसरोन भी 2 बार रहा हूँ। और पहली बार 2002 में मैं 5,500 वोट से जीता था चुनाव लेसरोन। आपका सिस्टम कोई समझ नहीं पाता ना। मैं जमीन की राजनीति करता हूँ बेटा। मैं पंकज को भी साथ रखता हूँ, अपनी बेटी को, इस बेटी को भी साथ रखता हूँ। केवल पंकज ही नहीं रखता, बेटी को ये भी मेरे साथ रहेगी तो ये भी रहेगा, ये भी रहेंगे, सब रहेंगे, सबको साथ लेके। मेरे दरवाजे पे कोई आता है, जिस दिन मैं विधायक बन जाता हूँ, तुमने तो देखा है ना पंकज, मेरे यहाँ भीड़, मुख्यमंत्री के यहाँ इतनी भीड़ होती है जितनी मेरे यहाँ होती है। राज्य आंदोलनकारी और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट का हरिद्वार में राज के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित डीएम मयूर दीक्षित और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और गार्ड ऑफ ऑनर के बीच उनके बेटे ललित भट्ट ने मुखाग्नि दी। वहीं जिले में अवकाश घोषित रहा। पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत सहित अनेक जनप्रतिनिधि अंतिम यात्रा में शामिल हुए। हरिद्वार के जगजीतपुर अंबेडकर पार्क में संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं ने संविधान बचाने का संकल्प लिया।
इस दौरान अनुसूचित जाति विभाग के जिलाध्यक्ष तीरथ पाल ने बीजेपी पर संविधान और लोकतंत्र कुचलने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड में महिला सुरक्षा बढ़ी है और 2027 तक 6 से 14 विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता हर्ष सैनी की रिपोर्ट देखिए। भारतीय संविधान दिवस किसी भी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय संविधान को तार-तार किया जा रहा है, जिस तरह से भारतीय संविधान पर कुठाराघात किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। कि जिस तरह से आपने देखा कि बिहार में जिस तरह से चुनाव हुए और जिस तरह से गुंडागर्दी हुई, जिस तरह से चुनाव के बीच में जो है पैसे लोगों के खाते में डाले गए, ये चुनाव आयोग की नाकामी है और सरकार की एक खुल्लम खुल्ला जो है गुंडागर्दी है। ये लोकतंत्र के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है और भारतीय संविधान को भारतीय जनता पार्टी समय समय पर जो है एक तरह से उसको जो है वो करने का प्रयास कर। मुझे चार महीने हुए जो मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। मैंने 4 महीने में 4 कार्यक्रम अनुजाति विभाग के द्वारा किए हैं। चाहे वो यशपाल आर्य जी के ऊपर हुआ हमला हो, उसमें मैंने प्रदर्शन किया। चाहे वो डीजीपी पंजाब के ऊपर उनकी हत्या की गई हो, सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जो है जूता फेंकने का प्रयास किया गया हो, मैंने उसमें कार्यक्रम किया है। मैंने समय समय पर जो भी कार्यक्रम मुझे पार्टी के द्वारा दिए गए मैंने किया है और आज संविधान जो दिवस है उसी के तहत मैंने ये कार्यक्रम किया है, जिसमें कांग्रेस के लोग सभी लोग उपस्थित हैं। संविधान दिवस पूरे देश में आज मनाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम पर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे हैं कांग्रेस से वीरेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जनता टीवी के माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज के दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्योंकि देश में बहुत सारे मत थे, पूरा देश जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। उसको हमारे लौह पुरुष पटेल साहब ने और हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक झंडे के नीचे लाने का काम किया, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया। उसके बाद अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान सभा बनी और संविधान देश का बनाया गया और आज के दिन संविधान लागू हुआ। सर, 2027 के लिहाज से कितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मानते हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से आने वाली है और धामी मैजिक चलने वाला है? देखिए, अगर पारदर्शी चुनाव हुए तो निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 4 वर्ष हो गए हैं भाजपा की सरकार को। युवा परेशान है, बेरोजगार फिर रहा है सब जगह और महिलाएं सबसे असुरक्षित राज्य अगर पूरे देश में महिलाओं के लिए कोई राज्य है तो वो उत्तराखंड है, जबकि ये देवभूमि है। यहाँ महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित होनी चाहिए थी। ये देवी माँ का मायका है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। सर, पहाड़ मैदान की राजनीति अभी हाल ही में गूंजी है विधानसभा के अंदर। आप किस तरीके से देखते हैं पहाड़ और मैदान की राजनीति को, जो ये हवाई चल रही है सब बयानबाजी? हमारे 25 वर्ष हमारे राज्य को हुए तो रजत जयंती के अवसर पर जो है विधानसभा का विशेष सत्र हुआ। पूरा राज्य में सब लोग बड़ी आशा भरी निगाह से विधानसभा की ओर देख रहे थे कि हमने 25 वर्षों में क्या पाया और अगले 25 वर्ष का क्या रोड मैप होगा, उसके बारे में सरकार विचार करेगी, डबल इंजन की सरकार विचार करेगी। लेकिन भाजपा के कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग, कुछ लोग हमारे यहाँ से भी वहाँ गए हैं। यहाँ जब थे तब तो बुद्धि वाली बात करते थे, लेकिन जब वो कहते हैं ना, जब साथ अच्छा नहीं होता तो आदमी खराब हो जाता है, तो वो भी वहाँ जाके खराब हो गए हैं और बड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगे हैं। कभी कहते हैं भगीरथ जी तो गंगा जी को लेके आए, नीचे की ओर बहती है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि हम वहाँ पानी रोक लेंगे। क्या ये संभव है? लेकिन उनकी कुत्सित मानसिकता है। उन्होंने इन 4 वर्षों में कुछ काम किया ही नहीं है, जनता के बीच में कैसे जाएं? इसलिए एक भाजपा का हमेशा काम रहा है भाई को भाई से बांटने का। नीचे वो हिंदू मुसलमान करते हैं, ऊपर जो है ठाकुर ब्राह्मण करेंगे, कभी दलित ठाकुर करेंगे, तो इस तरीके से वो परिवार को बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा परिवार को जोड़ने का काम किया। अगर परिवार में 4 भाई हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अगर चारों मिलकर काम करेंगे तभी राज्य आगे बढ़ेगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। जी कहने लगे हैं कि देहरादून में धर्मपुर विधानसभा पड़ती है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे बूथ अध्यक्ष। बहुत अच्छी बात हमारे शीर्ष नेता ने कही है। हरीश रावत जी न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि पूरे उत्तराखंड में मैं समझता हूँ उनसे अनुभवी कोई नेता किसी पार्टी के पास नहीं है। अगर वो कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बूथ के एजेंट की कितनी महत्ता है, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है। और बूथ का एजेंट और बीएलए आज के इस वोट चोरी के दौरान जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने एक संदेश कार्यकर्ताओं को देने का काम किया है कि आप बीएलए बनिए, आप बूथ एजेंट बनिए, ताकि अगर आपका बूथ मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी, तभी हमारी सरकार बनेगी। तो ये थे कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत एक्सक्लूसिव जनता टीवी के साथ बातचीत कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ। मेहर सैनी, जनता टीवी, हरिद्वार। संविधान दिवस पर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने विकास भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रस्तावना की सामूहिक शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का मार्गदर्शक दर्शन है। इसी कड़ी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए डीएम ने लोक सेवकों से निष्पक्ष, संवेदनशील और भेदभाव रहित सेवा का आह्वान किया। साथ ही कलेक्ट्रेट में भी एसडीएम ने शपथ दिलाई। भोजपुर में 24 घंटे से चीनी मिल बंद होने पर आक्रोशित किसानों ने जीएम डॉक्टर अमृता शर्मा और सीसीओ डॉक्टर राजीव अरोड़ा का घेराव किया, जिसका नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने किया। बता दें, चीनी मिल बंद पड़ी होने से गन्ने से भरी ट्रॉलियों की लंबी कतार लगी हुई है, जिससे किसानों को भारी परेशानी हो रही है। वहीं अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मिल को तुरंत सुचारू और नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश जारी किए। सबसे पहले तो यह है कि जिस दिन से फैक्ट्री चली है, चीनी मिल चली है, मेरे ख्याल से लगता है कि अभी तक अनुमानित लगा लीजिए टाइम के 12 या 13 घंटे तक चली है अभी तक। और गन्ने की पर्चियां जो हैं ये फैक्ट्री चल रही है, इसमें कमी किसकी है? ये सबसे बड़ी कमी है हमारा जो यहाँ का चीफ इंजीनियर है अभिषेक, उसकी सबसे बड़ी कमी है कि हमारी फैक्ट्री यदि सही चल रही होती तो काफ़ी गन्ना खींचता होता है। अब ये देख लो, ये है कि यदि ये फैक्ट्री लगातार नहीं चली, हम 1-2 दिन का समय देख रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ बंद कर देंगे। बिल्कुल हम फैक्ट्री में गन्ना नहीं लेंगे, हम तरवीनी ले जाएंगे, राणा ले जाएंगे। हरिद्वार के लक्सर में देर रात अज्ञात हथियारबंद बदमाशों ने अकबरपुर के ऊद गांव के पास व्यापारियों से 45,000 की लूट की। इतना ही नहीं, बदमाशों ने फायरिंग कर वाहन भी तोड़ डाला। वहीं पीड़ितों ने कोतवाली में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब इस पर पुलिस की चुप्पी और व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सिडकुल से आए थे, 9:30 बजे चले, 9:30 बजे चलकर ऐसे आए होंगे कोई, हम यहाँ से 10:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे का आकर हमने जब 20 मीटर छिद्दी वो गाड़ी, 10 मीटर छिद्दी वो देखी हमने गाड़ी रोक तो सारी शाम हमारी गाड़ी के पास आ गई एकदम। हमें उसे आने लेने दिया, हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा और शीशा तोड़ते साहब हमारा ड्राइवर और हमारा एक बरोबर में भाई बैठा था, उसे नीचे उतार लिए। नीचे उतार तो सार उन पर मारपीट करी, जो कुछ हमारे पर पैसे दे लेते, कम से कम 45-46 हज़ार रुपये थे, मैंने हमारे ले लिए। मैं लेने के बाद भी दो खड़वे एक कमारे, 2 खड़वे एक कमारे, और गाड़ी गुप्तार देकर मेरी भी तलाशी ले ली सारी, जो मेरे पता पैसे मेरे पे सपा गए। आपने इसकी सूचना पुलिस को दी थी? हमने गेली रात को 112 पर फ़ोन करा, वहीं से पुलिस आई, पुलिस हमें वहाँ ले गई वो चौकी में हमारी तहरीर लिखवा कर फिर हम उन्होंने कहा तब इब्जा घर जाओ। हमारा टेम्पू के फोटो ले रखा सारा, यो काम है आज।
जवालापुर से मूंगफली बेच के आ रहे थे और हमारे गांव के और ऊद के जंगल के आसपास की दुर्घटना है सर। ये उधर से आ रहे थे, हम 3 जने थे, 3 ही वो मारपीट करने वाले थे। वो मोटरसाइकिल पे थे, हम गाड़ी में थे अपनी, और उधर से आते उसने एकदम गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ करी और जी हमारे पास मारपीट करी। 45-40 हज़ार रुपये हमारे पास नगद कैश थे, वो हमारे से वो लेकर चले गए। एक फायर करी और जी जैसे फायर करी, फायर मेरे पैर के बराबर में से निकल के गई वो, और फिर हमें भी अपना बचाव करा, फिर वो फट से एकदम निकल के चले गए। वाले रोड की घटना है सर, जो सुल्तानपुर से उधर रास्ता आता है मुंडा खेड़े में जैतपुर को निकलता है, और 3 आदमी थे। मैं जैसे हम उन्होंने तीनों ने गाड़ी रोड पर लगा रखी थी, एक इधर बिना नंबर की गाड़ी थी, मुँह पर घंटे बांध रखे थे उन्होंने, और जो है जैसे उसने शीशा तोड़ा, उन्होंने हम बाहर निकाल तो सर हमारी सारी लूट पाट कर ली, और एक गोली भी चलाई उन्होंने, और गोली चलाते तो सार में अपने जो है मुंह पर डंडा बांधी, मेरे 2 खड़े, एक यहाँ मारा और एक यहाँ मारा उन्होंने खलवा, और मेरे ड्राइवर को मारा उन्होंने। सारे पैसे ले गए छीन को। कितने पैसे होंगे? करीबन 45-40 हज़ार रुपये थे। आप कहाँ से आ रहे थे? मैं जवालापुर से मूंगफली बेच कर आ रहा था। तो इसमें पुलिस को शिकायत किया? मैंने तहरीर दी है पुलिस को। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।